एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल के अंदर हम लोग सबसे पहले कुछ ना कुछ एजम्पशंस करेंगे। ठीक है, आपको मैंने बता दिया केमिकल प्रोसेस होता है, उसके जो इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट है उसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं ताकि हम लोग सिर्फ उस वेरिएबल को या उस केमिकल प्रोसेस को स्टडी कर सकें। जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल है इसके अंदर जीडीपी की है, सी कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट परचेजेस और इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ये नेट एक्सपोर्ट जो हमारी। तो ये सारा मिला के तो हमारा एक मॉडल बनता है जीडीपी का। अब हमने जीडीपी कैलकुलेट करना है, लेकिन हम लोग उनमें से कुछ वेरिएबल्स को कहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट परचेजेस है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स हैं, उनको हम लोग कर देते हैं और हम लोग एक क्लोज इकोनॉमी को कंसिडर करते हैं। जैसे मैं आपको ये सामने जाने लगी। अब ये जो मॉडल है ये केनीज का है, और जो केनीज है ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिस्ट है, तो रॉबर्ट केनीज। और उन्होंने ये जो मॉडल दिया था ये ग्रेट डिप्रेशन में दिया था। ग्रेट डिप्रेशन 1930s का ज्यादा जो है इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा जिक्र होता है, जो क्योंकि वो बहुत ज्यादा ग्रेट था। उसमें उसने पूरी दुनिया को बड़ी मुश्किल इन्फ्लुएंस किया था, जिसकी वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक थ्योरीज जो पुरानी थी वो एब्सोल्यूट हो गई। अभी हम लोग पढ़ते हैं वो भी, लेकिन और कुछ नई थ्योरीज जो थी वो डेवलप हुई। ठीक है, उस डिप्रेशन के बाद, क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज होती है, एक बड़ा वाक्य होता है, उसके बाद देखा जाता है कि क्या ये हुआ, क्या है इसके पीछे, क्या लॉजिक है जिसकी वजह से ये हो गया। जैसे ग्रेट डिप्रेशन के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी, इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोग सड़कों पे जाते घूमते रहते थे कि हमें कोई काम मिल जाए, लेकिन काम नहीं मिलता था। कोई फैक्ट्रीज नहीं लगी हुई थी, कोई जितनी लगी हुई थी उनमें तो लोग चले जाते थे, लेकिन ज्यादातर लोग बेरोजगार थे। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई। ये उस दौर में फिर केनिस ने ये मॉडल लिया एक। उन्होंने इस पूरे सिचुएशन को स्टडी करने के लिए कि जो उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बन गई थी और जिस तरह से कंडीशन हो गई थी, इकोनॉमिक फॉल डाउन हो गया, यानी हर चीज तबाह बर्बाद होगी इकोनॉमिकली। तो इनके ऊपर क्या रीजन थी? पहले तो ये था कि जी डिमांड और सप्लाई, तो डिमांड तो है, सप्लाई भी है, लेकिन प्राइसेस भी चेंज हो रहे, और या सप्लाई है और डिमांड भी कम है। तो यानी कि वो बैलेंस नहीं हो रहा था। जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं कि डिमांड कम होती है तो सप्लाई सप्लाई ज्यादा हो पर डिमांड कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाए तो सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है ना, एक हम लोग बहुत सारी सिंपल से मॉडल, और फिर इनका डिमांड और सप्लाई का इफेक्ट ऑन प्राइसेस हम लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऐसा हुआ नहीं और जिनकी बहुत सारी रीजंस थी। यानी कि जब एक फैक्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री कोई चीज प्रोडक्ट बनाती है तो उसका प्राइसेस पहले ही तय कर देती है, पहले तय कर लेती है, और उसके बाद फिर वो थी कोई भी आइटम है, जैसे आपका कोई लैपटॉप है, कोई रिमोट है, तो उसको बनने में महीना 2 महीने लगे, एक प्रोसेस से वो गुजरे और मार्केट के अंदर आए, 3 महीने लग गए। उसकी एक खास तरह की प्राइस जो थी वो फिक्स हुई हुई है। अब वो इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशन हुई, आपको लगता है कि कंपनी पीछे से लैपटॉप के फौरन से प्राइसेस डाउन कर देगी या इंक्रीज कर देगी? पॉसिबल नहीं है। जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर पड़ा हुआ है उसकी प्राइसेस, जो टेंजिबल आइटम्स हैं, तो नॉन टेंजिबल्स की बात नहीं कर रही या पेरिशेबल आइटम्स की मैं बात नहीं कर रही, उनका इन्फ्लुएंस और तरह से होता है। अब जो ड्यूरेबल आइटम्स हैं, जैसे लैपटॉप है, आपका एसी हो गया, चीजें हो गई, वो जब मार्केट के अंदर पड़ी होती हैं उस वक्त फौरन से उनका रेट नहीं इन्फ्लुएंस हुआ, प्राइस नहीं इन्फ्लुएंस होती। डिमांड बढ़ गई है जैसे, एकदम से वो प्राइसेस नहीं चेंज होंगी। अब जो नई उनकी स्टॉक बनेगा वो उसके ऊपर प्राइसेस चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो ऑलरेडी, क्योंकि एक चीज बनती है वो फौरन से सेल नहीं होती, वो फौरन से काफी दूर जाती है। जैसे कुछ चीजें अमेरिका में बनी, कुछ चीजें जापान में बनी, वो पूरी दुनिया में गई हैं, उनको उनको एक खास रेट पे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया गया और उसकी प्राइस डिटरमिन की गई और उसको वहां पे रखा गया। तो हमेशा जो हमने स्टिकी प्राइस मॉडल पढ़ा था वो उसी चीज था कि ये जो स्टिकी प्राइसेस हैं वो क्यों स्टिकी रहती हैं, क्योंकि चीजों का इन्फ्लुएंस, प्राइसेस इतनी एकदम से चेंज नहीं होती। डिमांड अगर चेंज हुई है तो फौरन से जो है ना प्राइसेस चेंज नहीं होंगी, बल्कि उनको एक टाइम लगता है। और इस सिचुएशन को स्टिकी प्राइस कहते हैं। स्टिकी प्राइस, जैसा हमने पहले भी एक बात की थी स्टिकी प्राइस मॉडल की। तो ये जो अगर मॉडल है ना, ये एक्सपेंडिचर मॉडल, ये असल में इसकी एक्सट्रीम केस है जिसको हम कहते हैं स्टिकी प्राइस मॉडल, जिसके अंदर आपकी डिमांड या सप्लाई चेंज हो रही है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस डायरेक्ट प्राइस के ऊपर नहीं आ रहा। प्राइस जो है वो एकदम से चेंज नहीं हो रही, उसको टाइम लगता है।
तो अब ग्रेट डिप्रेशन में भी ऐसे ही हुआ, प्राइस जैसे डिमांड बढ़ी किसी चीज की, खाने की डिमांड या कुछ आइटम थी, उस वक्त डिमांड बढ़ी, घरों की डिमांड बढ़ी, चीजों की बढ़ी, लेकिन प्राइसेस उधर के उधर ही रहे, एकदम से चेंज नहीं हुए, क्योंकि ग्रेजुअली चेंज होते हैं, थोड़ी देर बाद होते हैं, 3 माह बाद, 4 माह बाद, 5 माह बाद। तो जिसकी वजह से ना ये मॉडल उन्होंने डेवलप किया। लेकिन अब यहाँ पर जो हम लोग एजम्पशंस कर रहे हैं इस मॉडल को स्पेसिफिकली स्टडी करने के लिए, वो हमारा है कि हम लोग इसके अंदर ये प्राइवेट क्लोज इकोनॉमी ले रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट क्लोज इकोनॉमी के अंदर हम लोग यानी इंटरनेशनल जो ट्रेड है, अपने कंट्री से बाहर की जो चीजें हैं उनको नहीं कंसिडर कर रहे फिलहाल। फिर हम लोग ये भी नहीं कर रहे कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है कहीं पे भी, ठीक है ना, C+I+G है ना, ये जी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट परचेजेस, गवर्नमेंट भी कोई नहीं परचेजेस कर रही, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कंट्री के अंदर नहीं हो रही, ठीक है। और अब हम क्लोज कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और इस मॉडल को स्टडी करने के लिए कि इन दो दालों का इम्पैक्ट क्या है, कंजम्पशन का और इन्वेस्टमेंट का, एक जीडीपी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, और वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं, अगर इन्वेस्टमेंट होती है या कंजम्पशन होती है। तो उन दोनों को भी हम लोग इन दो वेरिएबल्स को ले रहे हैं फिलहाल, और हम लोग उसको कह रहे हैं ये हमारी क्लोज इकोनॉमी है। क्लोज इकोनॉमी जिसके अंदर जैसे जीडीपी का C+I+G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स है, तो उसमें से हम लोग क्लोज इकोनॉमी बनाने के लिए हम लोग दो को अभी हम लोग साइड लाइन लगा रहे हैं, यानी कि हम लोग परचेजेस, गवर्नमेंट परचेजेस को और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अभी इस मॉडल में से एक्सक्लूड कर रहे हैं, और हम लोग सिर्फ ले रहे हैं कि जीडीपी इज इक्वल टू C+I, ठीक है। इस तरह से ये होगा कि हमारा इम्पैक्ट जो है ना वो कम हो जाएगा, इर्द गिर्द का हम लोग जैसे कांस्टेंट कर लेते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे केमिकल प्रोसेस के अंदर, उसके अंदर हम लोग तो कांस्टेंट कर देते हैं, हम लोग इसके अंदर क्लोज इकोनॉमी को जब हम स्टडी करने लगे हैं तो हम लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट परचेजेस का इम्पैक्ट जो है उसको भी हमने कर दिया, बाद में हम लोग इसको ऐड करेंगे और फिर इसका इम्पैक्ट देखते जाएंगे इसी मॉडल के अंदर। लेकिन अभी फिलहाल हम दो को लेके चल रहे हैं, दो जो वेरिएबल हैं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, उन दोनों को लेके फिर हम लोग इसको पहले स्टडी करेंगे, फिर हम लोग बाद में गवर्नमेंट परचेजेस ऐड करेंगे, फिर हम इसका इस मॉडल के ऊपर इफेक्ट देखेंगे कि अच्छा अब क्या इफेक्ट आया है, अब एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या इफेक्ट आया, जीडीपी के ऊपर क्या इफेक्ट आया, फिर हम बाद में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शामिल कर देंगे, फिर हम देखेंगे अच्छा इम्पैक्ट, पहले इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन का ये इम्पैक्ट था, और अब हमने गवर्नमेंट परचेजेज ऐड किए हैं, फिर ये इम्पैक्ट हुआ है, और हम अब इसके अंदर प्लीज ये हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐड किए हैं, तो अब हमारा ये इम्पैक्ट आया, ठीक है। वी फर्स्ट अज्यूम ए क्लोज इकोनॉमी विद नो इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रही उधर, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रही, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट ओनली, सिर्फ हम लोग कंजम्पशन को और आई को ले रहे हैं, सी और आई को ओनली। गवर्नमेंट इज इग्नोर, गवर्नमेंट भी इसके अंदर इग्नोर कर दिया है हमने फिलहाल, कि हम लोग को इन दोनों का इम्पैक्ट देख सकें जीडीपी के ऊपर। और प्राइसेस आर फिक्स, प्राइसेस जैसे कि हमने कहा कि फिक्स हैं, क्यों फिक्स हैं, क्योंकि हम लोग एक मॉडल जो ले रहे हैं वो स्टिकी प्राइस वर्जन ले रहे हैं इसका, और प्राइसेस जो है वो फिक्स हैं। द एई मॉडल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल इज एन एक्सट्रीम वर्जन ऑफ स्टिकी प्राइस मॉडल, जिसके अंदर मैं आपको कहा कि प्राइसेस एकदम से डिमांड सप्लाई चेंज होती है, लेकिन एकदम से प्राइसेस चीजों की चेंज नहीं होती है, जिसको हम स्टिकी प्राइस वर्जन कहते हैं। इट इज स्टक प्राइस मॉडल सिंस प्राइसेस कैन नॉट चेंज एट ऑल, वो फौरन से चेंज नहीं हो सकती, एकदम से चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये भी assumption है। देयर आर टू रिमाइंडर्स कंसर्निंग दीज assumptions, अब दो जो हैं इसमें हम लोग assumptions के अंदर भी शामिल कर रहे हैं। दे लीव आउट टू की कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, गवर्नमेंट पर स्पेंडिंग, जिसका गवर्नमेंट जी को मैंने कहा है, और फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट मैंने इम्पोर्ट्स को कहा है, वो हमने अभी एक्सक्लूड कर दिया है, बिकॉज दे आर लार्जली अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस आउटसाइड द डोमेस्टिक मार्केट सिस्टम। हम लोग एक डोमेस्टिक मार्केट मतलब कंट्री की मार्केट को स्टडी करना चाह रहे हैं, क्लोज इकोनॉमी को हम ले रहे हैं। जब हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं, हम कंट्री को दूसरे के साथ ट्रेड करते हुए भी देखते हैं, ठीक है, कंट्री इंपोर्ट भी कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, चीजें हैं सारी, तो ये सारी उसमें होती हैं। लेकिन हम लोग अभी क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को, हो गया विद नो गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड, अब गवर्नमेंट भी नहीं इसके अंदर इन्वॉल्व और फॉरेन ट्रेड भी नहीं हो रही। जीडीपी नेशनल इनकम, अब जिस सूरत में क्या होगा कि जीडीपी जो है हमारा नेशनल इनकम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारे रेमिटेंसेस भी बाहर से नहीं आ रहे हैं, हम लोग ये नहीं देख रहे कि जो पाकिस्तानी नेशनल कहीं बाहर काम कर रहे हैं तो वो कितना अर्न करके भेज रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग ये बाहर वाली कोई भी नहीं किया, हम एक इकोनॉमी को एज ए क्लोज इकोनॉमी स्टडी कर रहे हैं। तो विद नो गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड, जीडीपी जिसकी सूरत में नेशनल इनकम के इक्वल होगा, पर्सनल इनकम के इक्वल होगा, और डिस्पोजेबल इनकम जिसकी हमने पहले भी बात की, ठीक है।
तो विद नो गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड ये सारी चीज़ों की अब ये नहीं आ रही, क्यों? अब ये सारी इक्वल हो गए, जीडीपी, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम, इसमें हमने टैक्सेस भी निकाल दिए होते हैं, ये सारे इक्वल हैं, ठीक है। अब इसके बाद सेंसिटिव फ्लक्स ग्रेट डिप्रेशन सिचुएशन, ये उस वक्त की सिचुएशन को हम स्टडी करने जा रहे हैं। इवन इफ ए सडन इंक्रीज इन डिमांड अकर, अगर बेशक एकदम से जो इंक्रीज होती है डिमांड वो हो जाए, प्राइसेस वर अनलाइकली टू राइज, वो बढ़े नहीं, बिकॉज ऑफ द मैसिव ओवर सप्लाई ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, कि प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बहुत सारे थे, उसकी वजह से एकदम से प्राइसेस चेंज नहीं हुए, क्योंकि सप्लाई आती रही है, तो प्राइसेस चेंज नहीं हुए, लेकिन डिमांड एकदम से बढ़ी थी उस वक्त चीज़ों की। एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट, अब इसका मतलब ये है कि अब एक डिमांड बढ़ी है, प्राइसेस वहीं के वहीं हैं, प्राइसेस आप यानी कि उसके अंदर कैपेसिटी है, एक एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट कर रही है इकोनॉमी के अंदर, कि अगर हम लोग ये चीज़ कुछ नया डेवलप करेंगे या कुछ एडिशन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। अब मतलब ये है ना कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रिसोर्सेज को यूज में लाना पड़ेगा, जैसा कोई लैंड है वहाँ पे एग्रीकल्चर का कुछ ना कुछ उनको काम दे दिया जाए कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ उगा लें, ठीक है। अब डिमांड बढ़ गई है, लोग ज्यादा हो गए हैं, फिर आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं या कोई ऐसा यूनिट लगा लें, टेक्सटाइल यूनिट या कुछ भी, क्योंकि एक कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है, रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, और कैपेसिटी इस चीज की एग्जिस्ट करती है कि जो अनयूटिलाइज्ड है इकोनॉमी के अंदर प्रेजेंट है लेकिन उसको यूज नहीं किया जा रहा, लैंड प्रेजेंट है लेकिन उसको यूज नहीं किया जा रहा, एग्रीकल्चर के लिए भी किया जा सकता है, उसको फैक्ट्रीज बनाई जा सकती हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, ये सारा कुछ किया जा सकता है, लेकिन वो इस वक्त अनयूटिलाइज है, जिसकी वजह से एक्सेस कैपेसिटी एक इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि अनयूटिलाइज हैं, जिनको यूज करने से हम लोग अपना अपने इंक्रीज कर सकते हैं अपने जीडीपी को, अपने रिसोर्सेज को, ठीक है। अब ये अनएम्प्लॉयड लेबर एग्जिस्ट, इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयड लोग हैं काफी सारे मार्केट के अंदर, और वो अपनी जॉब चाहते हैं। अब ह्यूमन भी है वो भी रिसोर्स होता है, अब रिसोर्सेज यानी कि इकोनॉमी के पास काफी सारे एग्जिस्ट करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज, अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, और ऐसे रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो रहे, तो जब पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहे इसका मतलब हम लोग अपनी जीडीपी को पोटेंशियल यूज नहीं कर रहे, और हमारी पोटेंशियल अभी बाकी है, उस जीडीपी को हम जितना अटेन कर सकते हैं या जितनी ग्रोथ हम पॉसिबल बना सकते हैं उतनी हम लोग नहीं कर सक रहे, तो हम लोगों को उस इकोनॉमी के अंदर कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है और दो लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। तो डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू रियल जीडीपी, डिस्पोजेबल इनकम में से हम लोग जैसे इनकम डिस्पोजेबल इनकम निकलती है जिसमें से हम ऐसी इनकम जो एट दी एंड हमने निकाली थी उसमें से हम टैक्सेस माइनस कर देते हैं तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम आती है। अब हम जब गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट ही नहीं देख रहे इस मॉडल के अंदर, तो क्या होगा कि वो हम लोग उस डिस्पोजेबल हम उन टैक्सेस को भी नहीं करेंगे, क्योंकि टैक्स जो है वो गवर्नमेंट लगाती है, तो फिर हम लोग डिस्पोजेबल इनकम जो है वो हमारे रियल जीडीपी के इक्वल ही है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर से हम लोग टैक्सेस नहीं पे कर रहे। फिर नो टैक्सेस, ये भी बात होगी टैक्सेस क्यों नहीं आ रहे इसमें। फिर आल्सो बोथ हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस सेव, अब ये आगे उसके फर्दर जा रहे हैं कि दोनों सेव करते हैं। अब जैसे हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं और कंजम्पशन ले रहे हैं इस मॉडल में, फिलहाल नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग उसको सारों को करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे। अब ऑल्सो बोथ हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस सेव, we assume here that all saving is personal, अब बिजनेस सेविंग नहीं है, बल्कि जैसे हमने कंजम्पशन और सेविंग का रिलेशनशिप पढ़ा था कि जितनी कंजम्पशन ज्यादा होगी उतनी सेविंग कम हो जाएगी, अगर हम लोग बहुत ज्यादा सेविंग करते हैं तो कंजम्पशन कम हो जाती है। बोथ हाउस होल्ड और बिजनेसेस हैं, लेकिन अब हम लोग जो सेविंग कंसिडर कर रहे हैं वो इस तरह से कि जैसे जब भी किसी की इनकम है 1 लाख रुपए, जैसे किसी की इनकम है तो उसमें से 50,000 वो सेव करता है, 50,000 जो है वो रख देता है, 50,000 सेव करता है, 50,000 कंज्यूम कर देता है। लेकिन जो अगर वो 60,000 कंज्यूम करता है तो 40,000 सेविंग रह जाएगी। अब उसकी सैलरी आती है बैंक से, अब जो सेविंग है, जो 40,000 अनयूटिलाइज हैं, जो सेविंग्स हैं उसकी, वो बैंक के अंदर ही पड़े रह जाएंगे। अब बैंक क्या करेगा, उसको अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में यूज करेगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा। इस वजह से सेविंग्स को हमेशा हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये इक्वल टू हमेशा इन्वेस्टमेंट होती है। सेविंग हमारी हमेशा क्या कहाँ पड़ी है, हमारी बैंक्स के अंदर पड़ी है, जो कि एट द एंड हमें सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बता रहा है कि सेविंग्स हमेशा इन्वेस्टमेंट, जितनी हमने हमारी सेविंग हुई है वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट हो गई है।
तो अभी हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं वो सारी के ये सारी जितनी भी हमारी हैं हाउस होल्ड और बिजनेसेस, वो सेव कर रहे हैं और वो पर्सनल नेचर की है। और इसके बाद फिर डेप्रिसिएशन हम लोग नहीं काउंट कर रहे इसके अंदर, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज होते हैं, मशीनरी हो गई, लैंड हो गई या बिल्डिंग हो गई कोई भी, उसकी डेप्रिसिएशन लाजमी होती है। डेप्रिसिएशन एंड नेट फॉरेन इनकम जो है वो नेट फॉरेन इनकम जैसा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स हैं उनको भी नहीं अभी हम कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि नेट फॉरेन एक्सपोर्ट्स हैं वो भी जीरो हैं और डेप्रिसिएशन भी वो भी जीरो है। और ताकि हम लोग इस मॉडल को सिंपली स्टडी कर सकें दो वेरिएबल्स के इम्पैक्ट को ऑन जीडीपी, ठीक है, इन कंजम्पशन के और इन्वेस्टमेंट के इम्पैक्ट को हम लोग जीडीपी के ऊपर देख सकें, ठीक है। अब हम ये वाले कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का ये एक हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कंजम्पशन का और इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल्स, ये हमने रिलेशनशिप को पहले पढ़ा हुआ है, ये हमें पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, दी थियरी अज्यूम्स दैट ये जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपेंडिचर मॉडल की, ये अज्यूम करता है कि दैट द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द लेवल ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स। जितने एक्सपेंडिचर्स होते हैं इन दोनों की किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, लेवल ऑफ आउटपुट यानी जो हमारा जीडीपी है, एंड एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स के ऊपर, ये इसी मॉडल के ऊपर डिपेंड करती है। चेंजेस इन आउटपुट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन एग्रीगेट स्पेंडिंग, और जैसे हमारी आउटपुट चेंज होगी हम लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स भी चेंज हो जाएंगे। अब जैसा कि ये दोनों जो हमारी है ना, ये हमारी जो मॉडल है, थोड़ा सा अगर आप लोग देखो ना इसको, चलें इसको भी पहले पढ़ लेते हैं। क्लोज इकोनॉमी में हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग क्लोज इकोनॉमी में भी प्राइवेट इकोनॉमी यानी कि एक सिंगल कंट्री की इकोनॉमी को हम लोग देख रहे हैं। द टू कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आर कंजम्पशन एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन एडिशन टू इन्वेस्टमेंट डिमांड स्केड्यूल, इकोनॉमिस्ट आल्सो डिफाइन एन इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल दैट शोज द अमाउंट बिजनेसेस फर्म collectively intend to invest, planned इन्वेस्टमेंट जो होती है at each possible level of GDP, ठीक है। इसको हम लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट ही कह रहे हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं उसको। तो अब यहाँ से अब देखिए मॉडल जो अगर हम लोग मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो दो ये रिलेशनशिप्स हैं, ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। इसके अंदर रिलेशनशिप जो है वो आर है जो हम वाई एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट हम लोग ले रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। जितना हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होता जाएगा, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये रिलेशन हमने पहले भी पढ़ा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे यहाँ पर था, तो इस वक्त जो हमारी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट इतनी होगी। लेकिन जैसे ही ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आता है यानी कम हो जाता है, तो हमारी जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। इसका ये वहाँ पढ़ा था ना कि जिस बैंक इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं तो ज़्यादा बिजनेसेस इंकरेज होते हैं अपने उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब ये देखें कि यहाँ पर जैसा से ये वाली चीज़ यहाँ पर ये बना, इन्वेस्टमेंट इतनी है। अब ये दूसरा अगर देखें, ये इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व क्या होता है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल के अंदर जो जो हम लोग इस मॉडल की जब हम लोग बात करेंगे, इसके अंदर जैसे इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, आई के ऊपर। आई है हमारा इंटरेस्ट रेट। अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट फिलहाल नहीं ले रहे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है, हम अभी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं देख रहे। इन्वेस्टमेंट है लेकिन अभी हम लोग इसको कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं इस मॉडल के लिए। वो कैसे कि जिस तरह से इसके अंदर अगर आप देखो तो इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो हम कांस्टेंट कर देते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हम लोग कह रहे हैं कि उसका इन्फ्लुएंस ही नहीं देख रहे अभी हम लोग। तो इसका मतलब कि हम इन्वेस्टमेंट मजीद नहीं कर रहे या कम ज़्यादा करके नहीं देख रहे, बल्कि उनका स्केड्यूल तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को फिक्स कर रहे हैं ताकि हम लोग इसका इम्पैक्ट देखें, और जीडीपी जैसे है ये वाला, ये जीडीपी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन की सूरत में हमें सामने आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इस वक्त हमारी कांस्टेंट है। सी प्लस आई है ना, जैसे सी प्लस आई में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की बात है। तो अगर इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, हम इंटरेस्ट रेट आता है गवर्नमेंट की तरफ से, हम लोग अभी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं देख रहे, तो इंटरेस्ट रेट को हमने फिक्स कर दिया, जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट भी फिक्स है। और हम इस मॉडल के अंदर यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो मॉडल है, फिलहाल भी हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे। तो जिसकी वजह से जीडीपी जो है वो हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है, आई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो।
अब इसके बाद फिर इस टेबल से अगर आप देखोगे ना कि हर इकोनॉमी के अंदर हर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ जाना चाहती है। इक्विलिब्रियम स्टेट में जिसमें उसकी जो डिमांड है और जो उसकी सप्लाई है वो आ जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, पहले ये वाला टेबल थोड़ा सा आप समझेंगे, इसके बाद फिर एक ग्राफ है उसको आप समझ लीजिएगा, फिर आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। अभी हमने बात की थी एक्सेस कैपेसिटी की। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, यानी कि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इकोनॉमी के अंदर, लोग भी अवेलेबल हैं काम करने वाले, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है, उनके उनके पास काम ही नहीं है कोई कि वो काम करें मुल्क के लिए। तो फिर क्या होता है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, ये एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पे इन मिलियंस लिखी हुई है, यानी कि 40 लोग, सपोज 40 मिलियन की जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई भी है। ठीक है, अब हमने उसको बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं, जब बढ़ाने का मतलब ये है कि इसके अंदर कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है और इकोनॉमी ने एट दी एंड 65 को अटेन करना है। 65 जो है हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि जितने हमारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं वो हमारे बैलेंस हो गए हैं, वो यूज में आ गए हैं। ठीक है, अब 65 एक ऐसी है फिगर जहां पर हाँ हमारे एक्सपेंडिचर्स जो कि डोमेस्टिक हैं, जीडीपी जो है वो हमारे जितनी प्रोडक्शन है उतना ही हमारे एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं 470। जैसे यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर्स हैं C+I जिसको हम कह रहे हैं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, जीडीपी है ये हमारा, और ये वाला ये एक्सपेंडिचर्स हमारे उतने ही हैं जितना हमारी प्रोडक्शन है। तो हर इकोनॉमी के अंदर कोशिश ये होती है कि इक्विलिब्रियम स्टेट लाई जाए, जितने हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं उतनी हमारी जीडीपी भी हो या कंजम्पशन हो। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ये यहाँ पे सबसे पहले अगर वाली इस टेबल को समझने के लिए एम्प्लॉयमेंट हमारी 40 है, आउटपुट जो है हमारा 370 है। आउटपुट मतलब जीडीपी जो है, जीडीपी हमारा $370 है। इसके बाद कंजम्पशन 375 है, और सेविंग जिसमें से हमारी -5 है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 है। अब हमने सिर्फ दो चीजों को कंसिडर करना है, कौन सी, सी को और आई की फिगर को, क्योंकि हम लोग अभी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल पढ़ रहे हैं और क्लोज इकोनॉमी के अंदर पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर C+I है, और कंजम्पशन हमारे पास 375 है, और आई है जो वो हमारे पास 20 है। ठीक है, कंजम्पशन हमारे पास 375 और इन्वेस्टमेंट 20 है, तो दोनों मिला के हो जाते हैं 395। इसका मतलब एक्सपेंडिचर्स हमारे ज्यादा है और हमारा आउटपुट कम है। आउटपुट कम है इसका मतलब है कि कुछ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, यानी कि 40 लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा लोगों को काम पे रखा जा सकता है ताकि अपने जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज कर सकें। फिर क्या होता है कि अब यहाँ पे अनप्लान चेंजेस इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्या चीज है कि ये माइनस है, -25। कैसे, इन दोनों का गैप जो है, जीडीपी का गैप और एक्सपेंडिचर्स का गैप एग्जिस्ट करता है, वो 25 -25 का गैप है। इसका मतलब -25 हम लोग मजीद ऐड कर सकते हैं, डॉलर्स ऐड कर सकते हैं अगर हम लोग अपने अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज को, जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज है, अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, अगर हम लोग उनको काम पे लगा दें तो हम लोग इन दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर्स को और अपने डोमेस्टिक आउटपुट को, जीडीपी को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में ला सकते हैं। इसको बढ़ा भी सकते हैं अपने जीडीपी को अपने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने से, और इन दोनों को। अब यहाँ पर इसका मतलब है टेंडेंसी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटपुट क्या है इकोनॉमी के अंदर, वो इंक्रीज है, यानी कि हम लोग क्योंकि कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है हम लोग उसको इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी 45 लोग करते हैं, उसमें हमारा जीडीपी 20% 20 इंक्रीज किया है, और लेकिन जो इसके साथ ही हमारे एक्सपेंडिचर्स भी इंक्रीज किए हैं, और यहाँ पर हमारी आय है कम हुए, जो चेंज है -20 पे आ गया, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी भी अनयूटिलाइज जो चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, वो इकोनॉमी के एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इनको इंक्रीज कर सकते हैं, इनको अब ये वाले को भी इंक्रीज कर सकते हैं, 55 पे भी आ गए हैं, तो और हमने अपना ये जीडीपी भी इंक्रीज हो गया, 430 हो गया, और हमारी एक्सपेंडिचर्स भी इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन स्टिल -10 का डिफरेंस आया। ये भी अभी भी रिसोर्सेज हम लोग अपने अनयूटिलाइज्ड पड़े हुए हैं, उनको हम यूज करके अपना जीडीपी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इंक्रीज कर लिया, -5 का गैप आ गया। इसके बाद हमने 65 लोगों को जब हमने एम्प्लॉयमेंट दी, 65 मिलियन की जब हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, उसके अंदर हमारा 470 जीडीपी हो गया, और उतना ही हमारा एक्सपेंडिचर्स हो गए 470। अब दोनों ये बैलेंस हो गए। जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं ना, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसको हम लोग 45 डिग्री का कहते हैं।
45 डिग्री के एंगल के ऊपर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, जिसके अंदर अभी आपको मैं ग्राफ दिखाऊंगी, आपको और मजीद अच्छी समझ आ जाएगी। तो ये 470 याद रखना आपने कि जीडीपी ये दोनों का और ये एक्सपेंडिचर्स दोनों इक्वल हो गए हैं, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में इकोनॉमी आ गई है। इसका मतलब है कि जितने हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है हमने अटेन कर लिया, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गई है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट में क्या होता है, नेक्स्ट में ये है कि हम लोगों ने इकोनॉमी की इतनी कैपेसिटी ही थी जिसमें हम 65 मिलियन की जो लेबर है, एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर सकते हैं, और 470 हम लोग जीडीपी अटेन कर सकते हैं, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ गई है। अब क्या हुआ, एक जगह है लेकिन उसके अंदर हमने 65 की उधर कैपेसिटी है, लेकिन हमने 70 लोगों को हायर कर लिया। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जब 70 लोगों को हायर तो किया हमने, लेकिन वो हमें डिक्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमी हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट में होनी चाहिए। अब यहाँ पर फिर क्या हुआ कि हमने यहाँ पे इंक्रीज कर लिया, अपना जीडीपी इंक्रीज कर लिया यहाँ पे, लेकिन उस हिसाब से हमारे एक्सपेंडिचर्स नहीं बढ़े, बल्कि हमारी एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है, एक्सेस हमारी हो गई है, लेबर या यूज हो गए और हमें उनको कम करने की जरूरत है। ये +5 जो है, ये इसका मतलब है कि हमें इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट या लोगों को निकालने की जरूरत पड़ गई है। अपनी इकोनॉमी के अंदर हमें इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल करने के लिए लोगों को निकालेंगे तो हमारा एफिशिएंटली काम हो जाएगा। जैसे कहीं बहुत सारे इदारे होते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, जिस तरह से स्टील मिल है, पीआईए है, इधर बहुत ज्यादा ओवर एम्प्लॉयड लोग हैं। लोग जब ज्यादा एक काम के लिए अवेलेबल लोग 10 हो जाएं, जबकि उस वक्त रिक्वायर्ड 6 हो, सिर्फ 6 लोग रिक्वायर्ड हैं काम को करने के लिए, हम लोग उसमें अंदर 10 लोग ऐड कर दें, तो वो काम की जो एफिशिएंसी है वो नहीं मिलती है हमें, वो बल्कि उसके कम होना शुरू हो जाती है, जीडीपी उसकी वजह से कम होना शुरू हो जाता है। और इस वजह से हम लोगों को इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल करनी होती है, ताकि हमारी एफिशिएंट रिसोर्सेज रहें, हमारी एफिशिएंसी बरकरार रहे। अब ये 75 हम लोगों ने मजीद, जबकि हमारी कैपेसिटी 65 की थी, हमने 75 मजीद कर लिया, जिसकी वजह से अब हम लोगों को 10 और कम करने की जरूरत है, यानी कि डिक्रीज करने की जरूरत है। यहाँ पे ये आगे हमारे पास डिक्रीज करने की जरूरत है। अब ये हम लोग लेबर इकट्ठी ज्यादा करते जा रहे हैं, हमें लगता है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर एक काम के ऊपर एक काम में एक बंदे की जरूरत है, उधर 2 लगा देते हैं, तो वो काम पूरा नहीं होगा बल्कि डाउन हो जाएगा। अब यानी कि जितनी रिक्वायर्ड है वो नहीं है, हमें इक्विलिब्रियम स्टेट चाहिए होती है जो कि हमारी रिक्वायर्ड है, वो वहाँ पे हमारे आउटपुट भी उतना ही होता है जितने हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जा रहे हैं, आउटपुट हमारा उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा, एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से हमें उनको कम करने की जरूरत है। ये प्लस हो रहे हैं ना, एक्सपेंडिचर्स प्लस हो रहे हैं, इसलिए हमें उनको डिक्रीज करने की जरूरत है ताकि हमें इक्विलिब्रियम स्टेट मिल जाए। अब यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर ये चीजों को समझाया गया है। ये 45 डिग्री की लाइन है, ये 45 डिग्री लाइन है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो उस वक्त हमारी, जैसे एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर कंजम्पशन पैटर्न्स हैं, ठीक है, इतने कंज्यूम कर रही है और ये इतनी इनकम है, जितनी इनकम है उतनी उन्होंने कंज्यूम की है, ठीक है। 370 अगर कंजम्पशन है तो 370 उनकी इनकम है, अगर 1 लाख इनकम है तो 1 लाख ही कंजम्पशन है। 390 अगर आपकी जो है यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम है तो 390 ही कंजम्पशन है, सारा कंज्यूम हो रहा है, जितनी इनकम है उतना कंज्यूम हो रहा है। तो ये हमारे पास 45 डिग्री की ये लाइन आ गई, और इसको ये हम लोग 45 डिग्री की लाइन कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग सी और आई देख रहे हैं सिर्फ, अभी यहाँ जिस तरह से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का देख रहे हैं और जीडीपी को देख रहे हैं। अब जिस तरह से अगर यहाँ पे देखें, अब यहाँ पर ये हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये वाली जो हमने देखी 45 वाली, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास ये चीज आ जाती है, ये ब्लू लाइन ये एक्चुअल में आ गई, जहाँ पे यहाँ पे 450 बिलियन की जो हमारी कंजम्पशन वो कह रहे हैं, यहाँ पे 450 बिलियन की ये कंजम्पशन है, ये वाला ये चीज है यहाँ पर। अब क्या होगा, कंजम्पशन हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट से कम है, अब हमने इसको बढ़ाना है। जाहिर है कि जब हम लोग इसको बढ़ाएंगे, कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, जीडीपी बढ़ेगा ना, कंजम्पशन बढ़ेगी तो जीडीपी भी बढ़ेगा। हमने इसको बढ़ाना है, तो हम लोग इसको, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम स्टेट को हासिल करना है, जैसे हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को कम कर रहे थे ना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहे थे, जैसे ये बढ़ा रहे हैं यहाँ पे 40 से 45 किया, तो हमारी जो है वो मजीद इसके करीब जाना शुरू, इक्विलिब्रियम के पास जाना शुरू हो जाती है। तो हमें अटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन करने के लिए, तो यहाँ पर हमें मजीद बढ़ानी पड़ेगी अपनी कंजम्पशन,
अब यानी जीडीपी को बढ़ाना पड़ेगा, ये चीज हुई। फिर हमारा क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पर हमें मिला, ये वाला जहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला, वो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की लाइन है, यानी कि ये वाली जो थी हमारी कंजम्पशन की लाइन है, और हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जिसकी वजह से हमारा हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया नया। यहाँ पर पहले यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर लाइन को टच हो रही थी, लेकिन अब हमने, और कंजम्पशन हमारी ज्यादा थी, अब हमने इन्वेस्टमेंट उसके अंदर ज्यादा की, तो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया। इसके बाद इस चीज की समझ आई है सबको, इस ग्राफ की, कि कैसे एक्सपेंडिचर मॉडल बना है। सी और आई को ले रहे हैं और इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने हासिल करना है। टेबल से मैंने आपको सिखाया ये वाली चीज, कि यहाँ पर हम लोग प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। 65 पे आके हमारी वो अटेन होती है, जहाँ पर हमारी जीडीपी और हमारा एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल हो जाते हैं। और उसके बाद फिर ये स्टेट है हमारी इक्विलिब्रियम की, हमें ये स्टेट हासिल करनी है। जब एक्चुअल आई तो हमारी ये थी, अब कंजम्पशन इतनी थी, उसके अंदर अभी हम इन्वेस्टमेंट कितनी करेंगे कि हम लोग इक्विलिब्रियम हासिल कर सकें। जैसे ये सी है ना, ये सी है, और यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है। अभी हमने आई नहीं मिलाया इसके अंदर, हम लोगों ने ये आई मिलाया, इन्वेस्टमेंट इतनी की 20 बिलियन की, तो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया यहाँ पर, और ये हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल का ये पॉइंट आ गया। तो जीडीपी जिसके अंदर हमारे एक्सपेंडिचर्स और हमारी जीडीपी जो है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 470, जैसे ये 470 पे हुआ ना दोनों, ये 470 हमारी कंजम्पशन है और 470 हमारी इनकम है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मॉडल हमें क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। कंजम्पशन का और इन्वेस्टमेंट का क्या ताल्लुक है। अब इन्वेस्टमेंट जैसे ही कितनी बढ़ाएंगे तो कंजम्पशन इंक्रीज होगी। अब ये होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट होती है ना, जब हम लोग उसको ग्रॉस लेवल पे देखते हैं या कहीं पे भी देखते हैं, उसका इफेक्ट होता है मल्टीपल होता है। जैसे अगर कोई भी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट अगर कोई इन्वेस्टमेंट करती है या परचेजेस करती है, जैसे परचेजेस का मतलब रोड के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर चीजें अपना इन्वेस्ट करती है, लगाती है, तो उसका जो इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो मैनी फोल्ड हो जाता है। अब जैसे हमने बात की थी एम्प्लॉयमेंट, एक बंदा एम्प्लॉयड होता है, उसके ऊपर बहुत सारे डिपेंडेंट्स होते हैं। एक बंदा एम्प्लॉयड होता है तो उसकी वजह से 5 लोग चल रहे होते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब 5 लोगों की क्या होती है कि जीडीपी बढ़ता है, उनकी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है। एक बंदा एम्प्लॉयड होता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो 5 फोल्ड हो सकता है, क्योंकि वो 5 लोगों को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से 5 लोगों की डिमांड बढ़ेगी और आपकी जीडीपी इंक्रीज होगा। अब ये जो एक एम्प्लॉयमेंट, अगर एक बंदा अनएम्प्लॉयड हो जाता है तो जीडीपी जो है हमारा मैनी टाइम्स डाउन चला जाता है। वो इस वजह से कि मल्टीपल इफेक्ट इम्पैक्ट होते हैं। अब मल्टीपल इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से थोड़ी सारी भी इन्वेस्टमेंट करती है ना गवर्नमेंट, तो उसका इम्पैक्ट मैनी फोल्ड होता है, यानी पूरी इकोनॉमी को फायदा होता है और बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। अगर एक फैक्ट्री लगाती है, उसके अंदर सिर्फ 250 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो मैनीफोल्ड होता है प्रोडक्शन के ऊपर। जीडीपी हमारा बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक, उनमें से एक बंदे के ऊपर भी बहुत सारी डिपेंडेंट्स होते हैं, और उसकी वजह से हम लोग अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं एक बंदे की रोजगार पैदा करने से। अब यहाँ पर जिस तरह से अदर फीचर जो है इक्विलिब्रियम के, इसमें सेविंग एंड प्लान इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, जितनी जितनी सेविंग हो रही है उतनी ही इन्वेस्टमेंट हो रही है। जैसे मैंने भी पहले रिलेशनशिप बताया आपको। इन इक्विलिब्रियम देयर आर नो अनप्लान्ड चेंजेस इन इन्वेंट्री। अब इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी तो उसके अंदर इन्वेंट्री कितनी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि हम लोग उसको कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। और अनप्लान्ड नहीं है, यानी कि एकदम से आपकी चेंज हो गई, डिमांड चेंज होती है, तो एट द सेम टाइम इन्वेंट्रीज या फैक्ट्रीज अपनी चेंज नहीं करती, बल्कि वो एनालिसिस करती हैं 3 माह 4 माह के बाद, अच्छा हमारी डिमांड इतनी बढ़ गई है, तो वो अपना प्लान करती हैं नई इन्वेंट्री करने का, कि अच्छा इतने सीजन में हमें इतनी इन्वेंट्री की जरूरत होती है। तो अनप्लान नहीं है, सब कुछ प्लान है। इक्विलिब्रियम स्टेट में कभी भी अनप्लान नहीं होती चीजें। इसके बाद चेंज इन इक्विलिब्रियम जीडीपी एंड द मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर की बात जैसे मैंने भी की थी, अब इक्विलिब्रियम जीडीपी के एन इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग विल एक्ट एज बाय मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर के तौर पे काम करेगा। छोटा सा भी हम लोग चेंज, यानी स्पेंडिंग चेंज करते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेंज करते हैं, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है टू प्रोड्यूस लार्जर चेंज इन आउटपुट, जिसका इन्फ्लुएंस ये होगा कि बहुत ज्यादा जीडीपी में चेंज आएगा। द इक्विलिब्रियम जीडीपी विल चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ईदर दी
इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल, इन्वेस्टमेंट चेंज करने से या जीडीपी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, और द कंजम्पशन स्केड्यूल, या कंजम्पशन को चेंज करने से हमारा जीडीपी का जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज होगा। अब हम आगे, अभी हम लोग जीडीपी की बात करें, हम लोग इससे चेंज की बात करने लगे कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल आर द मेन सोर्सेज ऑफ इंस्टेबिलिटी। अब हम इन्वेस्टमेंट चेंज करते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो चेंज होगा। हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें नई जगह पर मिलेगा, ऊपर मिल सकता है, जितना जिस हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। और तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। ये वही है जिस तरह से ये इक्विलिब्रियम स्टेट थी, फर्स्ट लाइन की रेड लाइन है सी प्लस आई की, और उसके बाद जब हम लोग ज्यादा करते हैं इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा जो ग्राफ है, जो लाइन है, वो हमें ये वाली लाइन मिल जाती है, ग्रीन वाली लाइन। उसके बाद अगर हमारी इन्वेस्टमेंट कम होती है तो हमारा जो स्केड्यूल है वो नीचे चला जाता है, और हमारा जीडीपी कम हो जाता है मैनी फोल्ड्स। और ये हमारी लाइट ग्रीन वाली जो लाइन है, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 5, यानी कि 5 सिर्फ अमाउंट है, 5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अगर आप कम करते हैं या ज्यादा करते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस हमें ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है, जैसे यहाँ पर मिल रहा है कम करने से, और इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा था उसको इंक्रीज करने से, और इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये था। ठीक है, अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट इसको कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लायर इफेक्ट।